हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रही होंगे। तो आज हम आपके सामने लेवल फर्स्ट बोले तो पीआरटी प्राथमिक शिक्षा 2020 का पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। मुझे लगता है आपको किसी ने नहीं करवाया होगा 2020 का पेपर। हम आपको 2020 का भी करवाएंगे, 19 का भी करवाएंगे, सारे पेपर करवाएंगे। ठीक है, अब तक जितने पेपर आए हैं, ठीक है, सारे पेपर आपको हम करवा देंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाएं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करें। तो हम आपको सारे करवाएंगे, 15, 14, 13 हम सारे करवा देंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फास्टली रिवीजन कराएंगे, नो टाइम वेस्ट। अगर आपने सीडीपी साइकोलॉजी कितनी भी पढ़ ली होगी, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपने सीडीपी रट ली हो, अंगलियों पे सीडीपी साइकोलॉजी जितनी भी देख ली हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, तो पिछले प्रश्न पत्र हल है हमारे पास, एस्टेट का है, लेवल फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक पीआरटी 2020 में पेपर हुआ था और 23 का और 22 का और 21 का हमने पहले ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें टीजीटी पीजीटी के सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम रिस्टार्ट भी कर देंगे। आज आपको 2020 का पेपर करवाएंगे, तो इसके बाद टाइम रहेगा तो 2021 का भी करवा देंगे, लेकिन हमने पहले भी करवा रखे हैं, तो आप उसको देख लीजिए और बीच बीच में भी हम करवाते रहेंगे आपको। ठीक है, हरियाणा जी के देखना चाहते हैं तो हरियाणा जी के हमने आपको ट्रिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको डलवा रखे हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम फास्टली इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर ये एक बात रखना कि एस्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि पहले सीखा गया ज्ञान, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्योंकि फास्टली रिवीजन का आपको नाम लिया है। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी क्वेश्चन तो फिर आप कहोगे कि बीच में एक्सप्लेन क्या करने लगी, तो थोड़ा थोड़ा कर दूंगी। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाए। इसमें पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले सीखा गया ज्ञान नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का वह स्थानांतरण होगा। इसमें क्या है, यदि पहले सीखा गया ज्ञान है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि जैसे हमने जोड़ सीख लिया, ऐड सीख लिया, जोड़ घटा सीख लिया, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। जोड़ हमने सीखा है, जोड़ करना छोटे बच्चों को हम सिखा रहे हैं, फिर हम बच्चे को मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले प्लस का निशान सीखा है, फिर हम उसको बच्चे को क्या करें, मल्टीप्लाई करने का निशान से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, जैसे गुना करना सिखा रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जोड़ क्या करेगा, जोड़ जो सीखा है उसमें मल्टीप्लाई करने में सहायता उत्पन्न करेगा, मतलब गुना करेंगे जो किसी की संख्या को किसी संख्या से। तो जो हमने जोड़ जो पहले सीखा है वो क्या करेगा, उसमें जो गुना जो करेंगे किसी संख्या को, तो उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जो नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो हमारे पास सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास नकारात्मक होगा। अगर जो पहले सीखा गया ज्ञान है अगर वो सहायता कर रहा है, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, जोड़ का प्रयोग किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो जोड़ करते हैं लास्ट में, तो हमने क्या है, उसका प्रयोग किया है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। लेकिन इसमें क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो हमारे पास नकारात्मक होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास नकारात्मक होगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे और आई होप बढ़िया तरीके से होंगे। और जो चाहिए वो सीखे हुए ज्ञान को ना तो वो सहायता कर रहा है ना उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, इस क्वेश्चन को हम तभी कर सकेंगे जो हमने फ्राइड की तीनों स्टेज को पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फ्राइड की, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट याद होना है, हमें टॉपिक पहले क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कही है तो आपके हो जाएंगे। फिर क्या होता है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आपके दिमाग में है तो आप उस क्वेश्चन को झटदेने से कर दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, आपको शाम को एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी CDP के, ठीक है। तो आपको भाई एस्टेट पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्टेट में आपको पता है बम्पर भर्ती आएगी। तो मुखावस्था, गुदावस्था, किशोरावस्था, गुदावस्था और हमारे पास है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपको फ्राइड की जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी है, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या मुखावस्था, भाई मुखावस्था फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। फिर हमारे पास है गुप्ता अवस्था, ये भी है। तो तीसरी है हमारे पास गुदावस्था, तो ये भी है, ठीक है। तीनों तो हमारे पास है, ये तीनों तो है, लेकिन हमारे पास फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है, ये नहीं पूछा है। तो कौन सी नहीं है भाई, इसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नहीं है। तो ये किसकी अवस्था है, आपको ये भी याद रखना है किसकी अवस्था है। तो आपको याद रखना है ये जीन पियाजे की सेकंड अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये फ्राइड की नहीं है, तो फ्राइड की नहीं पूछा है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। और ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है ये जीन पियाजे की है, ठीक है, जीन पियाजे की है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है, मतलब पुनर्बलन की जो कौन सी अनुसूची है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, इसमें प्रभावी पूछा है। तो चर अनुपात, स्थिर अनुपात, सतत पुनर्बलन, सतत मतलब कंटिन्यूस पुनर्बलन, ठीक है, रेनफोर्समेंट, कंटिन्यूस रेनफोर्स किसे कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं है कि हमने आज बच्चे को रेनफोर्स मतलब पुनर्बलन किया है फिर हम बच्चों को बता रहे कितने समय बाद किया, तो ये नहीं है। समय समय पर जब हम जरूरत पड़ने पर जब हम बच्चे को पुनर्बलन कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, सतत पुनर्बलन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते को निहितार्थक है, मतलब इसमें से कौन सा ज़्यादा उपयोगी आंसर है ये बताना है। उपयुक्त पुनर्बलन की कमी गलत आंसर, उसके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। क्या है, मछली उड़ नहीं सकती, तो ये क्या है, मछली तो तैर सकती है, कहाँ पर, पानी में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जैविक सीमाओं, मतलब जैविक, उसके जन्म से ही उसको निर्धारित किया गया है कि मछली पानी में ही रहेगी, ठीक है। उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, आपको पता है उल्लू कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जंगल वगैरह में रहते हैं, तो उल्लू तैरना पेड़ पे रहते हैं। तो ये क्या है, जैविक सीमा है उनकी, जो हमारे जीवन की जो हमारी जैविक है वो जीवन से जिसने उन्हें जन्म लिया है, तो उनकी कोई सीमा है। तो ये सही है, मछली उड़ नहीं सकती, तो ये भी आपको पता है, उल्लू तैरना नहीं है। तो ये राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। राइट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सैपिंग की संकल्पना दी गई है, तो सैपिंग की किसने दी है, तो राइट आंसर हमारे पास थोर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, स्किनर द्वारा होगा, ठीक है। सैपिंग की संकल्पना किसने दी है, राइट आंसर सी होगा, स्किनर। नेक्स्ट है हमारे पास, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो आपको सेल्डन का टॉपिक पढ़ना होगा, सेल्डन की जो व्यक्तित्व के प्रकार आपको याद होंगे तभी आप ये पॉइंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप तुक्का लगा दोगे, तो तुक्के से एस्टेट कभी पास नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये बात की ध्यान रखना। सीटेट बहुत ईजी आता है एस्टेट का। एस्टेट में क्या है, जो आपको पॉइंट आपको याद होंगे तभी आप कर सकेंगे। और सीटेट में क्या है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर आप में है तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर एस्टेट थोड़ा सा उससे हार्ड पड़ता है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी आती है, समझदारी के क्वेश्चन आते हैं, अपने दिमाग से अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है, जो आपको पढ़ा हुआ है अगर आपको याद है तभी आप कर सकेंगे। इसमें पूछा है कि सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो इसमें से आपको अगर व्यक्तित्व के प्रकार सेल्डन के आपको याद है तो आप कर दोगे। तो हम पता लगाएंगे कि इसमें सेल्डन के जो व्यक्तित्व के प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो एंडोमॉर्फी, मिसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये भाई हमारे पास तीनों सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार है, एंडोमॉर्फी, मिसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। इनमें से कौन सा नहीं है, एस्थोमॉर्फी, ये हमारे पास सेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है और इसमें नहीं ही पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। इसमें आपको बताना है जो व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। देखो एस्टेट में क्वेश्चन नहीं के ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
नहीं किए, इसमें आया है। तो इसमें से मनोविश्लेषणात्मक की जो आपको विधि है वो आपको याद है। तो मुक्त साचार्य भाई ये तो है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये विधि है। शब्द साचर ये भी है, सपन विश्लेषण ये भी है। तो इसमें से नहीं पूछा है तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, साक्षात्कार इंटरव्यू जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति को सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा था, तो जीन पियाजे ने क्या कहा था बताइए। जीन पियाजे ने कहा था उसे केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण कहा था, जिसे एक समस्या पर बिल्कुल सेंट्रिज्म है उसका सेंटर, वो बिल्कुल एक समस्या पर ध्यान दे रहा है, दूसरे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, केंद्रीकरण हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहा है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास केंद्रीकरण हो जाएगा, बस वो उसका नज़र एक ही प्रॉब्लम पर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, PECS हमारे पास राइट आंसर होगा। संलीनता युक्त बालक की जो अपने आप में ही रहता है उसकी कौन सी विधि है, तो PECS हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है जो ब्रेल लिपि है वो तो अंधे बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है, प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है, प्रशंसा, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं और एक बिस्किट। तो प्राथमिक है, छोटे बच्चों के हम प्रशंसा कर देंगे वो नहीं समझेगा, बहुत अच्छा कहना ये भी नहीं समझेगा, छोटे बच्चे मतलब प्राथमिक लेवल पर। अगर हम बच्चे को क्या कर देंगे, एक बिस्किट दे देंगे तो वो कितना खुश हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। तो ग्राफिया तो ग्राफिया हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है डिस्ग्राफिया। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आ गया है तो हम क्या जाएंगे, पियाजे की तरफ जाएंगे। अगर पेपर में ऐसे आ जाता, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो हम उसका राइट आंसर अगर कोलबर्ग भी कर आते तो हमें एक नंबर हमें जरूर दिया जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम आ जाता है तो हमारे पास राइट आंसर जीन पियाजे ही होगा। ठीक है, सर्वप्रथम आ जाए तो जीन पियाजे ही हमारे पास राइट आंसर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए ही होगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। आपने अगर मैंने जीन पियाजे का टॉपिक करवाया है तो आप समझ जाओगे। वर्ग समूहन क्या होता है कि संवेदीगामक अवस्था क्या होता है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा क्या है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। वर्ग समूहन मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्या होता है, वर्ग बच्चा समझने लग जाता है, संरक्षण की विधि क्या निर्धारण, क्या छोटा है क्या बड़ा है। तो इसमें पूछा कि वर्ग जो हम वर्ग में समूह में बांटते हैं तो बच्चों को तीसरी अवस्था में, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में बच्चे को इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाता है। दूरी, संरक्षण, भाई ये छोटा गिलास है इसमें बड़ा गिलास है, बराबर में टोटल मात्रा कितनी है, तो इस बच्चे को ज्ञान हो जाता है। तो यही उसमें वर्ग समूह पूछा है। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी क्या होगी 7 से 11 एज होगी तीसरी अवस्था। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान मतलब तीसरी अवस्था में। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो ये हमारे पास राइट आंसर एनिज्म होगा। मिजम का मतलब क्या होता है, इसमें बालक मैं माँ आज सूरज उदास है, क्या कह रहा है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि आज सूरज उदास है। बच्चा क्या है निर्जीव और सजीव चीज़ों में, सजीव और निर्जीव चीज़ों में बच्चा क्या करना है, बच्चा डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सूरज
हंस नहीं सकता, धरती को कितने मार ले उसको नहीं लग सकती, क्योंकि बच्चा इसमें क्या है, सजीव और निजी चीज़ों में विश्वास, मतलब उसे इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो उसे ही कहते हैं एनिज्म। ठीक है, जैसे कि हम गुड़िया धरती पर बच्चा पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि ओ मेरे बेटे को इसने धरती ने मारी, तो हम धरती को मारने लग जाते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चे को इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो वही हमारे पास एनिमिज होता है। माँ आज सूरज हंस रहा है, उदास है, तो यही आज उदास है, बच्चे को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ होती है। ठीक है, एनिमिज्म इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा से संशोधन एवं नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। भाई ये डेफिनेशन प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, समंजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको थोड़े दिमाग में रखने हैं और याद भी रखने हैं, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है तो उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो संभावित विकास का क्षेत्र है जो वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने 10 व्यक्ति की सहायता से करता है। मतलब इसमें आपने पढ़ा होगा वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है कि बच्चे किसी की सहायता लेता है, ठीक है, जिसको उससे ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज होती है, मोर नॉलेज, MKU, मोर नॉलेज। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो आप संभावित विकास का स्तर है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दे रखा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होता तो मैं आपको ज़्यादा ये समझा पाती। ठीक है, तो ये संभावित विकास का स्तर है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, जो अपने से 10 व्यक्ति, मतलब अपने से ज़्यादा नॉलेज के व्यक्ति को थोड़ी सी सहायता ले लेता है और उसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, संभावित विकास का स्तर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक व्यक्ति के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। इसमें क्या है कि जो एक विद्यार्थी है उसकी सही उत्तर की संभावना हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रमोट कहते हैं। ठीक है, प्रमोशन नहीं करते, वैसे प्रकार का है प्रमोट। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चले उत्तर की संभावना को, भाई सही है तो सही है, ऐसे नहीं करते, तो वही इसका राइट आंसर होगा बी। थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग किसकी आधारित है, तो आपको पता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किसका था, वाइगोस्की का था। ठीक है, राइट आंसर सी होगा हमारे पास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर है, मॉडलिंग है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। नहीं, अल्बर्ट बंडूरा का था मॉडलिंग। ठीक है, सॉरी, वाइगोस्की का था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इसमें पूछा है कि थोड़े से देख लो, थोड़े से संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो ये मॉडलिंग पर आधारित है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है, मॉडलिंग पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये आ गया अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ जाने जाते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। ये वही हैं गुड़िया वाले जो उसको अहिंसा से गुड़िया की पिटाई कर देते हैं। ठीक है, क्या नाम था वो, बेबोडोल वाला अल्बर्ट बंडूरा, टॉपिक आपको पढ़ा होगा। ऑप्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, तो ऑप्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, कैनर ने की थी। ऑप्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, कैनर ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, तो ध्यान भी है, उत्पादन भी है, संग्रह भी है। तो निरीक्षण क्या है, तैयारी नहीं है, तो राइट आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं हमारे पास क्या होगा, नहीं हमारे पास तैयारी होगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, ब्रोन फैन बैनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि आते हैं। तो फर्स्ट में ब्रोन फैन बैनर ने आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो माइक्रो सिस्टम वाले में है, राइट, तो सूक्ष्म तंत्र कहते हैं जिसको। ठीक है, माता पिता भाई बहन जिसमें इस संगठन में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म तंत्र के। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, आपको एक टॉपिक शाम को डाला करूँगी। ठीक है, एक दे दिया करूँगी टॉपिक, आपको उसको पढ़ लेना, उस आपका स्टडी उससे। PRT का तो बहुत ही जाता है, कर ही दोगे, TGT का भी बहुत ही जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई साहब आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सी बुर्नर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से बुर्नर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो बुर्नर का टॉपिक है, तो बुर्नर का कौन सी विकास सिद्धांत है वो याद कर रखने हमें। एक्रिलिक अवस्था, भाई ये तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। क्रियात्मक अवस्था ये भी है, संकेतात्मक अवस्था ये भी है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये भी है। तो तीनों तो हैं और नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के पत्य में शामिल नहीं है? तो देखो नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो रचना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर ऐसे आ जाता कि मेयर एंड सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय से शामिल है, तो समझ, प्रबंधन एवं प्रत्यक्षण ये हमारे पास राइट आंसर होते। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो रचना हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो सुल्तान पर किया गया कौन सा सिद्धांत? ये तो आपको भाई कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, आपको याद रखने पड़ेगी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो सूझबूझ वाला था। ठीक है, सूझबूझ वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने, तो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त अवस्था है? तो ये तो आप पढ़ते ही बता दोगे, ये जीन पियाजे वाला टॉपिक है। तो आरंभिक संवेदी गामक अवस्था हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। मैंने आपको जीन पियाजे का टॉपिक जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब हम बच्चे को ऐसे करते हैं, वो चुड़िया ले गई, खरगोश वो ले गया, बिल्ली ले गई, तो ऐसे करते हैं तो बच्चा क्या करता है? उस चीज़ को भूल जाता है। तो यही बात है कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना। जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे बच्चा माँ से जिद करता है कि मेरे को ये चीज़ दिखा, हम ऐसे कर देते हैं कि वो खिलौना वो ले गया, तो बच्चे के दिमाग से निकल जाता है। तो वो आरंभिक संवेदीगामक अवस्था होती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा और जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिछेदन बिंदु पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान हमारे पास राइट आंसर होगा। और आप इसको याद कर लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। तो स्कैफोल्डिंग की संकल्पना वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक बालिका उसके पिता के प्रति आकर्षण का फ्रायड ने कहा है। तो एक बालिका है मतलब एक लड़की है, वो अपने पिता के प्रति आकर्षण होते हैं, मतलब अपने पिता से ज़्यादा लगाव होता है। तो जो लड़की होती है ना, वो अपने पिता को ज़्यादा प्यार करती है। उसे कहते हैं मेरे पापा तो मेरे को नहीं डांटते, मम्मी डांटती है। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, तो वही है, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ठीक है, पिता के प्रति। अगर इसकी बालिका की जगह अगर बालक आ जाता था और बालक यहाँ पर बालक आ जाता और यहाँ उसकी माता आ जाती, ठीक है, माता के प्रति, तो हमारे पास क्या हो जाती? ओडिपस ग्रंथि हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? अगर लड़का पूछता तो ओडिपस ग्रंथि हो जाती, लड़का पूछता तो ये होता। ठीक है, लड़का होता और यहाँ पर माता होती। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसे पूछा है बालिका अपने पिता के प्रति, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि ही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास किसने शिशुओं के मस्तिष्क में खाली स्लेट माना था? तो किसने कहा था कि बच्चा खाली स्लेट के समान होता है? तो जॉन लॉक ने कहा था। लेकिन जो नई शिक्षा नीतियों के अनुसार तो बच्चा खाली स्लेट नहीं होता। इसमें नई जो शिक्षा नीति आई उसमें कहा गया है कि बच्चा अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के जाता है। ठीक है, स्कूल में आपको पता है माताएं, आजकल की माताएं कितनी एक्सपर्ट हो गई कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा देती है। खेलती उठती ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कट सिखाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बच्चा नई शिक्षा नीतियों के अनुसार बच्चा स्कूल में जब जाता है तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाता है। तो ये भाई ये बात इनकी गलत थी कि खाली स्लेट नहीं माना गया है। तो जो लोग हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और हमें पहले भी करवाए रखे हैं लेकिन आपको फिर से करवा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो चैनल को सपोर्ट करिए, आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।